आज वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने 8,487 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। नाज़रीन, ये बजट जिस वक्त पेश किया जा रहा था उसके ऐन मौके के ऊपर पार्लियामेंट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हो रहा था, जिसमें सरकारी मुलाजमीन और साथ ही साथ जो पेंशनर्स थे वो भी बाद में इसमें शामिल हो गए, जिनका मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहों और पेंशन में दुगना इजाफा किया जाए। लेकिन इस जो विफाकी बजट पेश किया गया है, मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% एडहॉक जो रिलीफ है वो हुकूमत की तरफ से दिया गया है, 10% पेंशनर्स के लिए दिया गया है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर जब आज बजट सेशन हो रहा था तो अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा किया गया और बजट तकरीर के दौरान प्ले कार्ड्स उठाए गए, एहतजाज किया गया। इस बजट के हवाले से तमाम तर तवक्कुआत रहीं और हुकूमत की तरफ से यही दावा किया गया कि ये एक आवाम दोस्त बजट होगा, गो के कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। बज़ाहिर देखने में यही नजर आता है, लेकिन साथ ही साथ बजट का खसारा भी है और यह बजट खसारे के लिए, इस खसारे को पूरा करने के लिए रकम कहां से ली जाएगी, इसके ऊपर सवालात हैं और इस बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। जो अच्छी चीज़ें वो ये कि 850 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं, जो मकामी तौर पे जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी जो ड्यूटी है उसके अंदर खातिर ख्वाह कमी की गई है। जो बैंकों से रकम निकलवाने पर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें रकम कम की गई है। जो आईटी के शोबे के अंदर उसकी एक्सपोर्ट्स के लिए जो उसके ऊपर जो टैक्स ड्यूटीज थी जीरो रेट किया गया है, ताकि आईटी के शोबे की और उसके अंदर जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ी बात, जो कम से कम उजरत है उसको 20,000 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो है वो कम आमदनी वाले अफराद के लिए घरों की तामीर के लिए बिला सूद जो कर्ज है वो देने का हुकूमत की तरफ से कहा गया है। किसानों को कर्जे देने का कहा गया है। ये वो तमाम इकदाम हैं जो कि आम आदमी के लिए, किसानों के लिए जो कि अपनी पैदावार को बढ़ाने चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा और कुछ बेहतर दिखाई देता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा जो तरक्याती बजट इसको कहा गया है और जो तरक्याती बजट के जो वॉल्यूम है, जो हुजम है, वो 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर दिया गया है। और खास तौर के ऊपर जो करंट अकाउंट खसारा है वो अब सरप्लस में है। आइंदा आने वाले दिनों में जो तरक्की है, जो माशी तरक्की है, उसका जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो 4.6 से 4.8 के दरमियान तक का है, वो हदफ मुकर्रर किया गया है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम तर इकदामात आम आदमी की जिंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होंगे। जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, जो परचेजिंग पावर अगर बढ़ी है, महंगाई है, उसमें किस हद तक कमी आएगी, कुव्वत खरीद और कितनी बढ़ जाएगी, आम आदमी इससे किस हद तक मुतमईन होगा, सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स इससे किस हद तक जो है वो मुस्तफीद होंगे और इसे क्या एक आवाम दोस्त बजट समझा जाए। इस सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर माशियात डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हारून शरीफ से, जो कि माहिर माशियात और साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और माशी तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब होंगे, जिनसे आज पेश होने वाले बजट पर गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बजट पेश कर दिया गया, 630 अरब से बढ़ाकर 900 अरब रुपए का तरक्याती जो बजट है उसका वॉल्यूम है और बजाहिर कोई नया टैक्स नहीं लगाने का दावा है हुकूमत की तरफ से। आप कैसे देख रहे हैं आज के इस बजट को सर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो ये बजट है ऑब्वियसली ये एक प्रोग्रेसिव लुक देता है, लेकिन हमें ये रियलिटी को जहन में रखना चाहिए कि हमारा जो ओवरऑल एनवेलप है उसका डे वन के ऊपर अगर आप देखिए, जो हमारा फिक्स्ड खर्चा है जिसको हम करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो तकरीबन आपका 90% तो पहले दिन बुक होता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। तो ये जो डेवलपमेंट की आप बात करें, ये रिमेनिंग 10% का हिस्सा है जो कि खुशाइंद है कि इसको 630 से बढ़ा के 900 को एलोकेट किया गया। लेकिन मेरा जो थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविया ये है कि ये जो हमारी एलोकेशंस होती है उससे ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग और उसकी जो तरजीहात हैं वो जब एनुअल प्लान के अंदर मैं उसको तफसील से देखूंगा। देखिए, जो ट्रेडिशनली हमारा डेवलपमेंट का फेडरल बजट है उसका 80% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगता है।
तो अगर हम उसको थोड़ा कम करके और प्राइवेट सेक्टर की जैसे पार्टिसिपेशन की बात की गई है सड़कों के अंदर, वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर, हम इन मंसूबों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ तरगीब दे सकें तो हमारे पास फिजिकल स्पेस फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। लेकिन अब कोविड के बाद हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर की वीकनेसेस बड़ी क्लियरली सामने आई। तो मैं ये चाहूंगा, आइडियली देखिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, लेकिन हमें अपने आईटी ग्रेजुएट्स को 26,000 से बढ़ा के 50,000 पे ले जाना है ताकि उसका रिटर्न आना शुरू हो। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारी एलोकेशंस तो हैं, लेकिन उसकी जो स्पेंडिंग की टारगेटिंग है वो गवर्नमेंट को बड़ी केयरफुली देखनी पड़ेगी, वरना ये होगा कि हर तरफ जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पेंडिंग बदल नहीं पाएगा। राइट। मैं डॉक्टर फरूक सलीम साहब, जिस तरह से हारून शीफ साहब ने बात की है कि एक तो आपकी एलोकेशन और फिर उसकी स्पेंडिंग्स, इस बजट को आप एक अवाम दोस्त बजट समझते हैं? क्योंकि अवाम के लिए अगर आम आदमी की नजर से बात की जाए तो वो ये देखता है कि कितने नए टैक्सेस लगाए। गवर्नमेंट ने यह दावा किया है कि कोई नया टैक्स नहीं है, तो फिर क्या आप समझते हैं ये अवाम दोस्त बजट है? जी, असल सवाल तो यही है, अवाम दोस्ती वाला मामला और जो हुकूमती बजट है उसका घरेलू बजट के ऊपर क्या असर होगा या नहीं होगा। देखिए, कुछ अच्छी चीजें इसमें मुझे जरूर नजर आई हैं। विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से शरह को नीचे लाया गया है और कुछ आइटम जो है उनमें विद होल्डिंग टैक्स जो है वो खत्म कर लिया गया है। सेल्स टैक्स जो है कारों के ऊपर वो 17 से 12.5% किया गया है, और वो भी 850 सीसी, यानी वो जो मकामी सतह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उसमें कुछ कीमतों में शायद कमी आएगी। मोबाइल के ऊपर जो ड्यूटीज हैं बड़ी कम की गई हैं, लेकिन नीचे जरूर लाई गई हैं, 12.5 से कोई 10% पे आ गई हैं। इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो 15 से 12.5 पे आया है। मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छी चीज है। और एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम के बारे में जो बार बार वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, जो लोग अपने टैक्स के गोशवारे जो जमा करवाएंगे, अगर ऑडिट करवाना भी पड़ा तो किसी थर्ड पार्टी से उसका ऑडिट करवाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये दीज आर गुड स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। जो एक दिन पहले लॉन्च हुआ था इकोनॉमिक सर्वे, उसमें हमने देखा कि जिस रफ्तार से, जिस तेजी से जो कर्जाजात हुकूमत ले रही थी, वो रफ्तार थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। यानी कि पहले तो 2.5 साल तकरीबन औसतन 15 अरब रुपए का रोजाना का इजाफी कर्जा लिया जा रहा था, जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। कर्जा अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी बढ़ने की रफ्तार जो है वो कम हो गई है। फिर नेशनल सेविंग्स के हवाले से हमने देखा। लेकिन डॉक्टर फरूक सलीम साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि बजट खसारा भी है, ये बजट खसारे को कहां से रकूम लेकर पूरा किया जाएगा? कहीं ना कहीं से तो ये पूरा होगा। ये तो हर साल होता है। ये असल सवाल सुनिए कि अगर हमारा 8,500 अरब रुपया जो है वो उसका टोटल बजट है, और तकरीबन आप सोचिए इसमें तकरीबन 4,000 अरब का बजटरी खसारा है। अब पहले दिन है जून की 11 तारीख, जिस दिन वजीर खजाना साहब असेंबली में खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं कि जी हमारे पास 8,000 अरब है और 4,000 अरब का खसारा होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्जाजात बढ़ाएंगे, आप कर्जे लेने के लिए जाएंगे, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। तो पहले दिन तो ये हमने सेटल हो गया कि जी हमारी जो इखराजात हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, होना ये चाहिए था कि फोकस इखराजात के ऊपर हो, लेकिन कई सालों से मैं देख रहा हूं हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो टैक्स इकट्ठा करने में लग जाता है। अब देखिए 22 करोड़ पाकिस्तानी रह रहे हैं, और अगर आप तारीखी किताबें खोल के देखें तो अयूब खान साहब भी कहा करते थे कि मैं टैक्स का नेट बढ़ाऊंगा, याहिया खान साहब कहते रहे मैं टैक्स का नेट बढ़ाऊंगा, भुट्टो साहब इसी चीज का नारा लगाते रहे, नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे, मुशर्रफ साहब ये कहते रहे, लेकिन टैक्स का नेट नहीं बढ़ रहा। अब अगर नहीं बढ़ रहा तो उसका मतलब यह है कि टैक्स का नेट इतना ही है, अब आपको फोकस करना होगा अपने अखराजात पे। तो वो चीज मुझे इसमें कमी नजर आ रही है कि दोबारा से सारा का सारा फोकस जो है वो टैक्स की आमदन किस तरह बढ़ाई जाए, इखराजात कम करने के ऊपर फोकस नहीं किया जाए। राइट। एक ब्रेक लेनी है मैंने, उसके बाद मैं हारून शरीफ साहब आपकी तरफ जरा आऊंगा, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स में जो उसमें कमी की गई है, उसके बाद इसका जो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और इन्हीं चीजों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और कितनी जो है इन्वेस्टमेंट मजीद आ सकेगी। एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने मेहमानों से इसी पर मजीद बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हारून शरीफ साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे फरूख सलीम साहब, मैं कैपिटल गेन टैक्स में कमी के हवाले से तो बात करूंगा, लेकिन मुझे जरा बताइएगा कि ये जो रेवेन्यूज हैं, जो कलेक्शन है एफबीआर की, जो टारगेट्स रखे गए हैं, यू एग्री विद द, चले टारगेट्स तो कुछ भी आप रख दें, लेकिन क्या ये हमारे रिसीवेबल्स भी हो सकेंगे? और जो बात बेस की कही है, यू ऑल्सो एग्री विद दिस कि बेस हमारा इतना ही है? देखिए, करंट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में तो बेस इतना ही है, लेकिन अगर इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती है, आप देखें बहुत 30 साल से जो ढांचा है मुईशत का, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई है, अदर देन सम इंक्रीज इन सर्विसेज। तो इसलिए जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें, लेकिन अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती है, तो फिर ये बेस भी एक्सपैंड हो सकता है। एक तो ये चीज आप जहन में रखिए। दूसरा चीज जो है, जो अभी जिक्र हुआ है बोरोइंग का, देखें इसके अंदर कुछ हमें बुनियादी सवाल अपने आप से करते हैं। ये जो डेफिसिट होता है फिस्कल या बजट, ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं होती अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पैसा डाल रहे हो। जिस इकोनॉमी ने, आप ईस्ट एशिया देख लें, अदर्स देख लें, जब वो ग्रो कर रहे थे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। ये जो एक लेंडर होता है, खासतौर पे इंटरनेशनल लेंडर, ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट अपनी बोरोइंग की रीपेमेंट में होता है। वहां मुल्क की इकोनॉमी को फैलना जो है वो आपका एक डोमेस्टिक गोल है। तो वो लेंडर, जैसे आईएमएफ कहता है कि आप डेफिसिट को 5.5% के आसपास रखिए, तो हमारी इकोनॉमी बोरोइंग पर इतना इन्हसार है कि हम इन्वेस्टमेंट की बजाय बोरोइंग के थ्रू जीडीपी को अपनी ग्रोथ की तरफ लेके जाते। तो ये समझ, हारून साहब, ये जो कैपिटल गेन टैक्स में जो कमी आई है, आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा? एक आम आदमी भी स्टॉक मार्केट की तरफ अब रुजू करेगा और जो बड़ा इन्वेस्टर है वो भी आएगा इस तरफ? फ्लोट की जाए, इसके अलावा एसएमईज का कोई एक बोर्ड बनाया जाए ताकि वो वहां से पैसा रेज कर सके, ताकि मुल्क की जो तरक्की का प्रोसेस है उसमें स्टॉक मार्केट अपना रोल प्ले कर सके। राइट। अभी जो इंसेंटिव दिए गए हैं, देखिए, एक तो मुझे इसमें थोड़ा सा तज्जुब हुआ क्योंकि कहा गया कि कोविड की वजह से स्टॉक मार्केट पे काफी इंपैक्ट आया है। हालांकि स्टॉक मार्केट हमारी जो है उसको कहा जा रहा था कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट, तो अगर एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी बदलने की जरूरत है कि इन रिटर्न वो पाकिस्तान का फिस्कल स्पेस के अंदर कंट्रीब्यूट करे। राइट, यानी आप कह रहे हैं कि इंसेंटिव के साथ साथ डायरेक्शन देना भी बड़ा जरूरी है। फरूख सलीम साहब, एज कंपैरेटिवली टू प्रीवियस बजट्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, ये आज का बजट कितना मुख्तलिफ आपको नजर आता है? और क्या आप समझते हैं कि जो बजट पेश किया गया है, अब हमारी इकोनॉमी वाकई उस राइट ट्रैक पे, राइट पाथ पर है और आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप जो टारगेट रखा गया है, उस तरफ जा रही है? देखिए, पिछले कई सालों का जो बजट है, ये भी मैं समझता हूँ बड़ा एक रवायती बजट है। इसमें कोई गैर मामूली किस्म की जो इक़दामात हैं वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे पिछले 10 या 15 या इवन 20 सालों के जो बजट आते रहे हैं वो रवायती बजट ही आते रहे हैं। यहाँ पे दो चीजें जो मैंने देखी हैं, खास तौर पे इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से जो दो बड़ी चीजें मिसिंग हैं, वो है गुर्बत की शरह नहीं बताई जा रही या बनाई नहीं गई, और बेरोजगारी की शरह। देखिए, ये जितने भी बजट बनते हैं, जो भी हुकूमत की पॉलिसी बनती है, उसका जो अल्टीमेट मकसद है वो यही होता है कि मुल्क के अंदर जो गुर्बत की शरह है उसको नीचे करना है, मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी की शरह है उसको नीचे करना है। तो पैमाना क्या होगा? लेकिन 260 अरब रुपए जो एहसास प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? जरा दोबारा कह दीजिए। मैं कह रहा हूं 260 अरब रुपए जो एहसास प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये मैं वहीं पे आ रहा था, आप जरा गौर कीजिए कि 260 अरब रुपया खर्च होगा और कई अरबों हम पहले भी खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसका पैमाना नापने का हमारे पास नहीं है। क्या वो 260 अरब काम कर रहे हैं? क्या मुल्क में गुर्बत की शरह उसके नतीजे में कम हो रही है? जितनी भी दुनिया में मालियाती इदारे हैं, हुकूमतें हैं जो इस किस्म के अमाउंट्स मुख्तस करते हैं, वो फिर इम्पैक्ट स्टडी जिसको कहते हैं कि मुझे बताएं कि ये 260 अरब रुपया हमारे टैक्स पेयर्स का खर्च किया गया है, इसका नतीजा क्या निकला है। तो नतीजा हमें ये निकालना है कि गुर्बत की शरह कम हो जाए। क्या गुर्बत की शरह कम हो रही है? वो हमें पता ही नहीं है, वो हुकूमत ने बताई नहीं, हुकूमत ने निकाली नहीं। क्या बेरोजगारी की शरह कम हो रही है? हमें पता ही नहीं। तो अरबों रुपया हमारे और आपके टैक्स पेयर से खर्च किया जा रहा है
और उसका नतीजा क्या निकल रहा है वो हमें नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो वजीर खजाना साहब कह रहे हैं ना कि आइंदा आने वाले दिनों में जो नौजवान हैं उनको कर्जे दिए जाएंगे, कारोबार के मौके दिए जाएंगे ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप या अपने बिजनेस से जो है वो रिटर्न कर सकें इकोनॉमी को। देखिए, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा कहना है, लेकिन मैं नतीजे की बात कर रहा हूं। अब हुकूमत जो है वो अपने खजाने से निकाल के आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको सब्सिडाइज करे, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? क्या बेरोजगारी वाकई में कम हो रही है इन स्कीमों के नतीजे में? क्या गुर्बत की शरह वाकई कम हो रही है इन स्कीमों के नतीजे में? वो आपको याद होगा जब उनसे शायद किसी ने पूछा कि आपने गुर्बत की शरह हमें नहीं बताई, तो उन्होंने सानिया निश्चित साहब से पूछ रहे थे कि भाई हमारी गुर्बत की शरह क्या है। सानिया निश्चित साहिबा ने भी ये कहा जी हमें पता नहीं कि हमारी क्या है। वो 2016 में कहीं एक दफा निकाली गई थी। अब जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो तख्मीने पेश कर रहे हैं गुर्बत के, लेकिन हमारी अपनी हुकूमत का कोई सरकारी तौर पे कोई पैमाना सामने नहीं आ रहा। तो हम कैसे कहेंगे कि हुकूमत की जितनी पॉलिसीज हैं इनका वाकई जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक है और जमीनी हकीकत बेहतर हो रही है? इसका कोई पैमाना हमारे पास नहीं। राइट हारून शरीफ साहब, आप भी कुछ देखते हैं जो रोजगार का सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे, रोजगार है, फिर हमारे पास जिस तरीके से जो है वो मकानात की जो फराहमी है, लोगों को जो है वो अपने घर के हवाले से जितनी भी स्कीम शुरू हुई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से और बजट में उसकी जो एलोकेशन रखी गई है, जो इस वक्त जो है वो अज्यूम किया गया या जिसको फिक्स किया गया, आप समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स या असरात मुस्तकबिल में आइंदा साल पड़ते हुए नजर आते हैं और जॉब मार्केट खास तौर पे पाकिस्तान में एड्रेस होती हुई आपको नजर आती है? ये देखिए, समझने की बात यह है कि जो जॉब क्रिएशन है पूरी दुनिया में वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में होती है, इनोवेशन भी वहीं पे होती है। जो कंपनीज बड़ी होती जाती हैं उनका टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार बढ़ जाता है और ह्यूमन कैपिटल पे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बिल्कुल शौकत तरीन साहब की बात दुरुस्त है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ बिग बॉयज को जाता है और उस साइड पे नहीं जा रहा। तो यहां तक मैं इत्तेफाक करता हूं, और जो उन्होंने एलोकेशन की बात की है 12 अरब रुपए की एसएमईज के लिए, वो भी एक अच्छा कदम। जहां मुझे वरी है वो ये है कि हमारे पास उसका आउटरीच का, डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म नहीं है। ये जो हमारे बैंक्स हैं वो 80% प्राइवेटाइज हो चुके हैं, उनका इंसेंटिव प्रॉफिट कमाने में, उनका इंसेंटिव जो है हाई रिस्क लेंडिंग में नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास माइक्रो फाइनेंस के लिए बैंकिंग का एक सिस्टम मौजूद है जो गरीब को कर्जे देता है। मेरी राय ये होगी कि उस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए एसएमईज के लिए, ज़राअत के लिए, नौजवानों के लिए, ना कि कमर्शियल बैंकों से एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आउटरीच करेंगे, क्योंकि उनकी तो अगर आप देखें पिछले 20 साल में ब्रांचों का नेटवर्क बहुत कम हो गया और अब वो टेक्नोलॉजी पे बने, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर बैंक ऑटोमेट हो रहे हैं। जी, समझने की बात यह है कि ये डायरेक्शन ठीक है, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत लिमिटेड है, तो उसको वहां तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है हारून शरीफ साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड आल्सो, एंड मैं फरूख सलीम साहब से भी लास्ट कमेंट दूंगा। व्हाट यू सी प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं, आपके नजदीक जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, आप समझते हैं नेक्स्ट वो फिस्कल ईयर होगा वो अवाम पर, इकोनॉमी पर और मुल्क की मईशत के लिए अच्छा साल साबित होगा? कि देखिए, हमारी इकोनॉमी का जो मेजर इशू हमेशा से ये रहा है कि हम ग्रोथ को सस्टेन कैसे करते हैं। ये हमें अब देखना पड़े। हमें जो करंट अकाउंट की साइड पे तो तरसीलात जो है रेमिटेंसेस से बहुत रिलीफ मिल गया है, लेकिन अभी हमने आईएमएफ के साथ इस बजट के जो की इश्यूज हैं, वेवर्स हैं, उनको अग्री करना है। तो मेरे हिसाब से ये अगले साल के लिए कुछ मिक्स्ड रहेगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज एक्सपेक्ट करना वो अनरियलिस्टिक। ठीक है, फरूख सलीम साहब, आपकी कमेंट, आप क्या देखते हैं अगले साल के लिए? आज जो बजट पेश किया गया है इसके असरात किस तरह से नजर आते हैं आपको? मैं समझता हूं कि पैमाना होना चाहिए कि आम पाकिस्तानी के ऊपर, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो बोझ है इस वक्त, मजमूई बोझ है, क्या वो कम होंगे या ज्यादा होंगे, और वो पैमाना होगा कामयाबी का या नाकामी का। मुझे महसूस ये हो रहा है कि इस वक्त जो मजमूई बोझ है महंगाई के हवाले से वो मजीद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में। और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो 3-4 दिन पहले रिपोर्ट आई है उसमें भी कहा जा रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो तकरीबन 19.4% से बढ़ा है।
जिसका मतलब ये है कि वो जो होलसेल प्राइस लेवल पे महंगाई आ रही है वो अगले कुछ हफ्तों में आपको और मुझे रिटेल लेवल पे फेस करनी पड़ेगी। दोबारा से मुझे महसूस ये होता है कि जो हुकूमती बजट है उसका घरेलू बजट जो है, जो आटे की कीमत है, जो चीनी की कीमत है, जो बिजली का बिल है, उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो जो घरेलू बजट बनाते हैं वो हुकूमती बजट और हुकूमती इरादो-शुमार से क्या फायदा उठा सकते हैं, ऐसा कोई रिश्ता कायम होना चाहिए हुकूमती बजट में और घरेलू बजट के दरमियान। ठीक है, यानी आपको इस तरह का कोई रिलेशनशिप दोनों में नजर नहीं आता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरूक सलीम साहब। हारून शरीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे, हम बात करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से भी कि वो इस बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब फरमाइएगा जरा ये कि एक तो बजट हुकूमत ने पेश किया और एक बजट वो है जो तनख्वाहदार तबका, मजदूर तबका, आम आदमी अपने घर का बनाता है। ये दोनों बजट में कोई आप ममासलत, कोई रिलेशनशिप, कोई तवाजुन देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बजट जो है एक इंतहाई खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ है जिसमें ऐसे हकायक और दावे किए गए हैं जो गैर हकीकत पसंदाना है और सही नहीं है। मसलन ये कि अगर आपने उसको 20,000 रुपये मजदूर की इजरत बढ़ा दी या तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, तो लेकिन उसके साथ साथ आपने पेट्रोलियम लेवी यानी जो भत्ता है उसको आपने जो है 2018 में वो 180 अरब रुपया होता था। इस साल का अगला बजट में हदफ रखा गया 601 अरब। तो जब ये भत्ता आप लेंगे जो कि सूबों को नहीं जाता हिस्सा, तो उससे आपकी पैदावारी लागत भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो दूसरे हाथ से आपने उसकी जेब से निकाल लिया। फिर ये कि पेट्रोलियम मसलूआत जो हैं, आपको पता है कि पेट्रोलियम मसलूआत बजट के अंदर नहीं होती, उसकी कीमतें 15-15 दिन के बाद बढ़ती रहती हैं और एक और मिनी बजट भी आ जाएगा। तो उनको जो कुछ अवाम, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं एक और मिनी बजट भी आएगा इसके बाद? इसमें शुबे की बात इसलिए नहीं है कि एक तो ये कि जो आपने टैक्सों का हदफ रखा है वो रखा है 5,800 अरब। इसका मतलब ये कि 1,100 अरब रुपए का आप इजाफा देख रहे हैं एक साल में, जबकि इस हुकूमत के पिछले 3 साल में 900 अरब का इजाफा हुआ था। तो कैसे लेकिन डॉक्टर साहब यहां तो हुकूमत ये दावा कर रही है, पहली बात जिसको सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि कोई अवाम पे नया टैक्स नहीं लगा और ये एक अवाम दोस्त बजट है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये अवाम दोस्त बजट है क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस के अंदर, विदहोल्डिंग टैक्सेस के अंदर कमी भी तो की गई है। देखिए, विदहोल्डिंग टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए। जब आपने ये कहा था अपने कि मैं 100 दिन के अंदर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाऊंगा, तो किस बात का विदहोल्डिंग टैक्स मुझे समझा तो दें जरा। बात ये थी कि एक आदमी मजदूर जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है उससे भी आप विदहोल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, तो वो किससे रिफंड लेने जाएगा? मुझसे अगर आप लेते हैं तो मैं रिफंड ले लेता हूं। तो असल में इसमें बहुत सारे खुफिया गोशे ऐसे हैं जो फाइनेंस बिल में आएंगे और पेट्रोल बाद में आते रहेंगे, जिनको मैं मिनी बजट कह रहा हूं। ये सारी बातें, तकरीर तो एक सियासी तकरीर थी ना, इसमें उन्होंने इतनी गलत बयानी की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अकल हैरान है कि नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मेकअप है, ये सियासी तकरीर है, इसमें कोई रिलीफ नहीं है अवाम के लिए? नहीं, रिलीफ तो है। मैं आपको बता दूं, एक रिलीफ तो ये कि आपने 20,000 रुपये कर दिया उजरत, 10% आपने उनको तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, आपने 3 डैम्स के लिए रकम रखी है, आप इंडस्ट्रियल जोन्स बना रहे हैं, सीपी रिलेटेड जोन्स बना रहे हैं, और तो ये सारी चीजें अच्छी बात है। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब मख्तस किए गए हैं, काश्तकारों के लिए पैसे मख्तस किए गए हैं, 850 सीसी तक की गाड़ियों की जो टैक्स था उसमें कमी लाई गई है। तो ये बेहतरी नहीं है चीजों के अंदर? देखिए, बात ये थी कि जब 8,500 अरब का आपने बजट रखा, हदफ रखा टैक्स का, और 600 अरब रुपए का भत्ता यानी पेट्रोलियम लेवी रख दिया, जो कि नवाज शरीफ के ज़माने में आखिरी साल में 180 बिलियन था। ये वो भत्ता है जिससे सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती है। फिर पेट्रोल के रख बढ़ाएंगे तो आपके सनत, वो ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त। मैंने आपसे कहा ये खूबसूरत अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है। और आप जब ये कहते हैं कि मुझे माशी इस्तेहकाम हासिल हो गया, तो मुझे तो आप बता तो दें कि माशी इस्तेहकाम से आपका मतलब क्या है। इस साल तिजारती खसारा 6 अरब डॉलर ऑलरेडी बढ़ चुका है। हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से दुगनी है। डॉक्टर साहब, आम आदमी के लिए समझा दीजिए, महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? आम आदमी ये जानना चाहता है कि उसकी परचेजिंग पावर अगर बढ़ी है तो क्या वाकई वो चीजों को खरीद सकेगा आने वाले दिनों में? महंगाई कम हो जाएगी? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो मजीद कम होगी।
मैं मिसाल दे दूं साहब आपको कैसी बात कर रहे हैं? इसके अंदर तो जो पर कैपिटा इनकम है उसके मुताबिक हुकूमत जो आदाद शुमार दे रही है वो कह रही है कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। ना। आप मेरी बात सुने, अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है और मेरी मेरी जो है वो 10,000 है, तो 55,000 हो गई ना फी का आमदनी। हाँ। इसको तो छोड़ देना आप। देखे ना, बात ये थी कि आप ये देखिए कि आप उनकी जेब से जितना आपने रिलीफ दिया है उससे दुगना दूसरे हाथ से उसकी दूसरी जेब से निकाल दिया जाएगा। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उनकी कुव्वत खरीद कम होगी। खुदा के लिए हमें समझना होगा कि इस बजट में मैंने आपसे बताया बहुत सारी यानी आप ये कह रहे हैं कि रिलीफ बहुत ज्यादा रिलीफ जो है वो कम है, यानी जो रिलीफ दिया गया है वो ना होने के बराबर है। नहीं, रिलीफ ठीक है मगर उससे ज्यादा उसकी जेब से निकाल लिया गया, यानी बर्डन बहुत ज्यादा पड़ गया लोगों पे, दुगना तकरीबन। और मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था कि जब आपका टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं होगा तो फिर आप तरक्याती अखराजात में कटौती करेंगे, जो जैसे 3 साल से कर रहे हैं। और नहीं, लेकिन इस बार तो तरक्याती बजट जो है वो सब रिकॉर्ड तरक्याती बजट, यानी 900 अरब रुपए कर दिए हैं तरक्याती बजट जो है, जो उसका वॉल्यूम है। बात पूछना चाह रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों में क्या जो तरक्याती बजट आपने रखा था उसमें कटौती नहीं की? क्या सूबों से आपने ये मुआहिदा नहीं किया कि आपको पैसे तो कम मिलेंगे एनएफसी अवार्ड के तहत, लेकिन आप पूरे पैसे खर्च ना करें बल्कि फाजिल दिखाएं? सिंध ने भी दिखाए फायदे। तो जब आपको बजट को खर्च पूरा नहीं करेंगे और कम रकम देंगे तो ये तो मैंने इसीलिए कहा, ये खूबसूरत आदाद शुमार का ऐसा गोरख धंधा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 साल तक इन्होंने टैक्सों की वसूली के हदफ हासिल नहीं किए। 3 साल तक सूबों ने फाजिल बजट दिए, जो पैसा कम मिला और शिकायत की मेरा इस्तेहसाल कर रहा है वफाक, और उसके बाद आपने फाजिल बजट दे दिया, तरक्याती अखराजात में आपने कटौती कर दी बेतहाशा। तो आपका ग्रोथ रेट तो फिर कहां से आएगा मुझे। और गवर्नर स्टेट बैंक का जुमला मैं आपको बता दूं कि ये 3.94 जो है फीसद सरे नमू, वो कहते हैं हमने स्टेट बैंक ने जो है 2000 अरब रुपए का पैकेज दिया था, ये उसकी वजह से है। तो ये 2000 का पैकेज जो आपने दिया है इसका तो बेशतर जो ताकतवर तबकों को है। डॉक्टर साहब, वजीर आजम साहब ने तो कहा है कि बड़ा ये माशी तरक्की का बजट है और आवाम दोस्त है ये। मैं पूछना चाहता हूं आइंदा आने वाला जो माली साल होगा मुल्क की मईशत और आम आदमी के लिए कितना बेहतर और अच्छा साबित होगा? देखिए, मईशत की शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आपका टैक्स कितनी रहेगी ग्रोथ, कितनी रहेगी डॉक्टर साहब? मेरे अपने ख्याल से 4.25 साढ़े 4 के दरमियान। इस साल जो 3.94 है ये उससे बढ़ जाएगी, इस साल उससे ज्यादा होगी, शायद 4.5 भी हो जाए। मगर मैं आपको एक बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है शौकत तरीन ने कि पिछली हुकूमत ने शरह सूद इतना कम करके उसको मईशत को तबाह कर दिया, उनके अल्फाज हैं। अब मैं बताऊं आज उससे ज्यादा तबाह किया है, मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो पूरे बजट पर अंदाज होगा। यानी पिछली हुकूमत के दौर में जो है अगर 7% था शरह सूद, अफरात ज़र 4.5% थी, तो फिर भी 2.5% ज्यादा था। इस हुकूमत के दौर में आज अफरात ज़र 10.9% है, 10.9%, नंबर 1। और शरह सूद 7% है। तो वो जो कह रहे हैं मनफी करके तबाह किया, वो तो आज है, उससे बहुत ज्यादा है। तो इस एक चीज को आप समझ लें कि क्या यानी कोई परसेप्शन ही नहीं है उनके पास, ये आज ज्यादा मनफी है उसके मुकाबले में। नंबर 1। अच्छा, मुझे ये बता दे बस, सिर्फ मईशत बहरान से निकली है या नहीं निकली है? वेरी शॉर्ट सर। मईशत में इस्तेहकाम नहीं आया, ये कहना गलत है कि मईशत में इस्तेहकाम आया है। जब भी आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो मईशत बहरान से निकल आती है, लेकिन इस्तेहकाम नहीं आया। उसकी वजह तिजारती बहरान से निकल गई है सर, मईशत बहरान से निकली है। देखिए, बहरान में थी कब, पहले तो आप ये समझ लें। इसलिए कि जब ये हुकूमत आई थी उसके 9 महीने के बाद IMF के पास गए थे, तो अगर बहरान होता तो 9 महीने में डूब नहीं जाते। आप मेरी बात पे गौर करें। राइट। इस हुकूमत आने के 9 महीने के बाद IMF के पास गए, और इससे पहले केयर टेकर्स भी थे कई महीने तक। तो 1 साल तक अगर आपने चला लिया, दिवालिया नहीं हुआ मुल्क, तो ये कहना कि हम दिवालिया होने वाले थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, ये बातें गलत हैं। इससे पहले जो 6 हुकूमतें आई उन्होंने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि दीवाना होने वाले थे, हमने बचा लिया। ये 7वीं हुकूमत भी वही कर रही है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई फर्क नहीं है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माशी तज्जियाकार, इस पर तज्जिया कर रहे थे। हुकूमत के आदाद शुमार और हुकूमत के जो दावे हैं अपनी जगह पर हैं, और यकीनी तौर के ऊपर जो आदाद शुमार को लेकर हुकूमत बात कर रही है उसके लिए आवाम के लिए फायदा है। मईशत बहरान से निकल गई है, अच्छे दिन आ गए हैं, आम आदमी पर मस्बत असरात पड़ रहे हैं और पड़ेंगे, और साथ साथ परचेजिंग पावर बढ़ी है। ये एक तरफ हुकूमती आदाद शुमार हैं, दूसरी तरफ कुछ माशी जो तज्जियाकार हैं
उनका यह मानना है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो लोगों पर, आवाम पर दूसरे जो पेट्रोलियम लेवी या दूसरे किस्म के जो टैक्सेस हैं उसकी वजह से माशी बोझ भी पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि आइंदा चल के पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो और सबसे ज्यादा आम आदमी और तमखादार तबका जो है वो अगर अपना बजट वो दुरुस्त अंदाज में बना लेता है तो वही हुकूमती बजट की कामयाबी है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।